नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह बानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। फसक मतलब गपशप बातचीत। तो जो फसक मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवक पूरे प्रदेश भर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके लीक होने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। मैं धामी जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर एक ईमानदार आदमी है तो तुरंत यह घोषणा कर दें कि अगर अगला पेपर लीक होगा तो अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। यही सरकार की मिली भगत से ये संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से माँ बाप पैसा भेजते हैं। जब देखो पेपर लीक हो जा रहे हैं। इससे पहले 2022 में भी हुआ था और उसके बाद वो वन दरोगा की भर्ती आई, उसमें भी ऐसे आरोप लगे, फिर दोबारा करवानी पड़ी। तो बच्चे गरीब घर से आते हैं बेचारे, दिन भर कई बार खाते भी नहीं है खाना, बस पढ़ रहे हैं। घर वालों को यही आस लगी है कि कभी बच्चा सेलेक्ट होगा। मैं भी एक नारा सुन रहा था जिसमें बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पेपर चोर गद्दी छोड़। ये उसी नारे से मिलता जुलता है जिसमें भारत में विपक्षी पार्टी के नेता नारा लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसे ऐसे। तो जो उत्तराखंड के युवा हैं वो एक क्वेश्चन पेपर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं और सरकार को पूरा दोष दे रहे हैं कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार नकल रोकने में असफल है। हाल में UKSSC द्वारा जो क्वेश्चन पेपर कराया गया था उस क्वेश्चन पेपर के 3 पेज किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा कक्ष से उनकी फ़ोटो ली और उसने उन क्वेश्चन पेपर को, उन क्वेश्चंस को अपने सिस्टर के साथ शेयर किया। उसकी सिस्टर ने किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से उनका सॉल्यूशन मांगा और उसकी सिस्टर कोशिश कर रही थी या वो करने वाली थी कि वो उन सॉल्यूशंस को अपने भाई तक पहुंचा दे जो किसी परीक्षा कक्ष में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था। और उत्तराखंड में धामी सरकार 4 साल पूरी कर चुकी है और 4 साल में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग भी प्रकट होने लगी है, यथातथ दिखाई देने लगी है और विभिन्न संगठन सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी क्रम में उत्तराखंड के बेरोजगार युवक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बेरोजगार युवक अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं लग रहे। अब बिंदु पर आता हूँ, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं और जिस सरकार ने पेपर लीक किया है वो सरकार अभी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने लीक किया है। वो भी उसी ट्रैक पर चल रही है जिस पर चला रहे हैं। 6 दिन हो चुके हैं और आगे भी युवकों का जोश बना हुआ है। आगे न मालूम कितने दिन युवक धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक जो खास बात है, उत्तराखंड के युवक बिल्कुल अहिंसक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा देश भारत एक राजनीतिक रूप से परिपक्व देश है। आपने सुना होगा कि श्रीलंका में, बांग्लादेश और नेपाल में जब वहाँ के युवक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वे बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे। उन्होंने अपने देश की कीमती संपत्ति को आग के हवाले कर दिया था और हमारे उत्तराखंड और हमारे भारत के लोग, भारत के युवा बहुत समझदार हैं। हालांकि अभी हाल में भारत में विपक्षी पार्टी के नेता ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जैन जी ही इस संविधान को बचाएंगे और उनका इशारा था कि जिस तरह नेपाल में वहाँ के युवाओं ने तोड़फोड़ की सीधे आगजनी की थी, उसी तरह भारत के युवा भी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा ही करेंगे और संविधान बचाएंगे। वैसे संविधान को कोई नुकसान तो है नहीं, इतने साल हो गए भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को और संविधान में उन्होंने अभी तक कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया है जिससे ये कहा जाए कि संविधान खतरे में है। बस एक माहौल बनाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। तो उत्तराखंड में यहाँ के बेरोजगार युवक आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं। उत्तराखंड के युवक सबसे ज़्यादा फौज में जाते हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा हमारे युवक NDA में निकलते हैं और सेना में जाते हैं। दूसरी तो हमारे जो उत्तराखंड के युवक हैं उनके पास अपने रोज़गार करने के लिए कोई ख़ास संसाधन नहीं होते हैं। हमारे पहाड़ में सीढ़ीदार खेत होते हैं, युवक खेती पाती भी नहीं कर सकते, कृषि भी नहीं कर सकते हैं और जंगलों में जानवरों को चराना भी संभव नहीं है। तो जो माता पिता होते हैं वे खेती पर निर्भर होते हैं। अगर कोई उनके बच्चे छोटी मोटी नौकरी में लग जाए तो कुछ बच्चों की कमाई शहर से गांव आ जाती है और माता पिता का गुजर बसर हो जाती है। भाई हमारे जो उत्तराखंड के यहाँ के रहने वाले लोग हैं वे चाहते हैं कि उन्होंने मेहनत से बच्चों को पढ़ा लिखा रखा है और वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी कोई सरकारी नौकरी में निकल जाएं और बच्चे भी यही चाहते हैं कि नौकरी लगने के बाद वे माता पिता की सेवा कर पाएंगे। लेकिन
उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को ग्रहण लग गया है। यदाकदा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि आने वाले एग्ज़ाम में वे परीक्षा पास कर ही लेंगे, लेकिन क्या पता, उनके मन में एक शक भी होता है, यार अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो जिन लोगों के हाथ क्वेश्चन पेपर लगेगा वे पास हो जाएंगे और हमारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। एक हिसाब से ये नौकरी की चोरी है और ऐसा उत्तराखंड में होते आया है। इससे पहले दरोगा भर्ती परीक्षा की भी जांच हुई थी और बाद में वो जांच लगता है बंद कर दी गई है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि दरोगा भर्ती परीक्षा में कई दरोगा ऐसे भी भर्ती हो गए थे जिनको एक एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता था, हालांकि बाद में वो जांच बंद होगी। तो उत्तराखंड में जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी क्वेश्चन पेपर लीक होने के माध्यम से चोरी की जाती है और बताया जाता है कि एक क्वेश्चन पेपर लगभग 15 लाख रुपए में बेचा जाता है, लीक किया जाता है। और अभी हाल में बेरोजगार संगठन ने एक ऑडियो भी सोशल मीडिया में शेयर किया था। उसमें एक आदमी बोलता है कि वो क्वेश्चन पेपर को बेरोजगार को उपलब्ध करा देगा, उसका किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन करा देगा, और लेकिन इसके लिए उसे 15 लाख रुपए देने होंगे। उस बेरोजगार युवक ने कुछ सौदेबाजी करनी चाहिए, कुछ कम रुपए में काम होने के लिए अनुरोध किया। तो वहाँ से जो नकल सिंडिकेट था, नकल कराने वाला था, उसने कहा था उस ऑडियो के माध्यम से जो सुनने में आया कि अब वो कम लड़कों को, कम कैंडिडेट्स को इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलवाता है, पास कराता है अनुचित साधनों का प्रयोग करके। तो इसलिए वो अब कम रुपए नहीं लेता है, पहले 10-12 लाख रुपए ले लेता था, अब 15 लाख रुपए उसने तय कर लिया। मतलब अगर 10 बच्चों को भी कोई आदमी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नकल कराता है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फर्जी तरीके से, गलत तरीके से पास कराता है और 10 बच्चों से 15 लाख रुपए लेता है, तो उसके लगभग 1.5 करोड़ रुपया बन जाता है। और ये कमाई करने का एक ऐसा तरीका है जो बहुत चोखी कमाई इसमें हो जाती है और कहीं से कहीं तक कोई खास परिश्रम की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो हमारे उत्तराखंड में जो बेरोजगार हैं उनको सरकार से काफ़ी नाराज़गी है, असंतुष्ट हैं। वो चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये पारदर्शितापूर्ण हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इनमें घपले घोटाले न हो, नकल पर पूरी रोक हो। लेकिन नकल करने वाले भी तो अपने ही प्रदेश के युवा हैं, वो अपने ही प्रदेश के तो कुछ युवा गलत तरीके से एग्ज़ाम में निकलना चाहते हैं। मतलब एक तरफ वो है जो नकल कराना चाहता है, एक तरफ वो है जो नकल करना चाहते हैं। और जिस आदमी को अनुचित तरीके से नौकरी मिल जाती है वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता होगा कि यार मेरे को जैसे तैसे नौकरी मिल गई है, अन्यथा मैं इस लायक कहाँ था, मुझे कहाँ कुछ आता था। तो भाई जो अमीर गरीब की खाई है, गरीब ज़्यादा गरीब, अमीर ज़्यादा गरीब, हमारे उत्तराखंड में या हमारे देश में कई लोग, उनके पास चाहे उन्होंने अनुचित तरीके से ही कमाया, उनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है, उन लोगों को ये छोटी मोटी नौकरी से क्या करना है। वे लोग भी कह रहे होंगे कि यार ये लड़के यार एक छोटी मोटी नौकरी के लिए इन्होंने प्रदेश ठप कर दिया, धरना प्रदर्शन कर। एक तरफ करोड़ों रुपए की संपत्ति, दूसरी तरफ गरीबों के बच्चे, एक तरफ नेपोटिज्म, नेपो किड्स, दूसरी तरफ आम आदमी के किड्स। मतलब ये जो बेरोजगार युवाओं का सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन है, ये एक तरीके से संपत्ति के लिए ही धरना प्रदर्शन है, क्योंकि जो बेरोजगार युवक हैं वो भी नौकरी लगने के बाद कुछ संपत्ति कमाएंगे। हालांकि उनके पास फिर भी संपत्ति का बहुत कम शेयर होगा, लेकिन जो लोग अनुचित तरीके से करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, इन लोगों को अपनी संपत्ति सरेंडर कर देनी चाहिए। 2 बच्चों का जन्म एक ही समय में होता है, एक जन्म से करोड़ों रुपए की दौलत का स्वामी होता है और दूसरा जन्म से ही उसके माता पिता द्वारा भीख में लाई गई रोटी खाकर अपना गुजारा करता है। जबकि ईश्वर के यहाँ से ऐसा कुछ नहीं था। ईश्वर के प्रावधान के तहत इस धरती में जो भी जन्म लेता है उसका, उन सब का इस धरती में जो भी संसाधन है उनमें बराबर हिस्सा होता है। आप देखिए शेरों के समाज में क्या होता है, हिरणों के समाज में, और जंगली खरगोश, दूसरे जो भी प्राणी है, चाहे हाथी ले लें, चाहे कोई दूसरा पांडा ले लें या ऑस्ट्रिच ले लें, ये जो प्राणी है ये कभी संपत्ति इकट्ठा नहीं करते। इनके पास
भर भर के अनाज के भंडार, नहीं आप चूहे को ही ले लीजिए, वो इतना भंडार इकट्ठा नहीं करता है कि बाकी चूहे भूखे मर जाएं, बाकी चूहों की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाए। तो मेरा या आम जनता का हमारे देश के अमीरों से, जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, उन लोगों को अपनी संपत्ति सरकार को सरेंडर कर देनी चाहिए। ये ऐसा समय आ चुका है, आज नहीं तो 100-200 साल बाद या 500 साल बाद ऐसा होने वाला है कि अमीरों को अपनी संपत्ति गरीबों को बांटनी पड़ेगी या गरीबों के नाम करनी पड़ेगी, अन्यथा गरीब उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। नमस्कार।